अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चे आप लोगों के? होपफुली बहुत अच्छे से होंगे आप लोग। आज हम कर रहे हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। बच्चे कहने को तो ये बड़ी आसान स्टेटमेंट है न्यूटन की थर्ड लॉ, लेकिन जब हम इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं या डेली लाइफ के अंदर इसके यूजेस देखते हैं तो शायद इतने एग्जांपल्स मिलते हैं और कि हमको शायद उसको देखने के लिए समझने के लिए काफ़ी टाइम लग जाए। लेकिन हमारी बुक के अकॉर्डिंग जो हमें कुछ डेटा गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो आप साथ रहिएगा इस लेक्चर में मेरे। सबसे पहले बच्चे न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहते हैं, इसकी दो स्टेटमेंट हैं जो आपको आसान लगेगी या वो करेंगे। सर क्या है वो स्टेटमेंट? नंबर वन बच्चे, टू एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि हर एक्शन का रिएक्शन मौजूद है। अब जब भी एक्शन करेंगे आपको रिएक्शन मिलेगा, लेकिन एक बात तो आपको बहुत अच्छे से बच्चे समझ लेनी चाहिए कि जो आपको एक्शन के बदले में रिएक्शन मिलेगा, मतलब आपने अगर एक्शन किया और उसके बदले में आपको क्या मिला बच्चे, हम कह रहे हैं उसके बदले में भाई आपको क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। तो हम कह रहे हैं ठीक है, इस बात से तो हमारा इत्तेफाक है, लेकिन ये जो एक्शन है ये रिएक्शन के इक्वल होगा। किस में इक्वल होगा? सवाल ये है ये किस चीज़ में इक्वल होगा बच्चे? मैग्नीट्यूड में। मतलब अगर एक्शन कितनी फोर्स का, एक्शन जो हो रहा है कितनी फोर्स लग रही है, मान लेते हैं 10 न्यूटन है, तो जो रिएक्शन होगा मतलब दूसरा बॉडी जो रिएक्ट करेगा उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, पहले के ऊपर वो भी कितनी लगाएगा, 10 न्यूटन लगाएगा। अगर इसने एक्शन 20 का किया तो रिएक्शन भी कितने का होगा, 20 का होगा। तो एक बात तो बच्चे आप अपने जहन में अच्छे से बिठाइए कि एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल होंगे किस में सर? मैग्नीट्यूड में। दूसरा, एंड अपोजिट रिएक्शन, बच्चे ये अपोजिट किस में होंगे? सवाल मतलब इक्वल किस में है? मैग्नीट्यूड में है। तो अपोजिट सर ये दोनों किस में होंगे? तो बच्चे याद रखिएगा ये डायरेक्शन में दोनों अपोजिट होंगे। सर इस बात की कोई समझ नहीं आ रही। भाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ बच्चे कि अगर एक्शन इधर होगा तो रिएक्शन इधर होगा, अगर एक्शन डाउनवर्ड होगा तो रिएक्शन अपवर्ड होगा। मतलब ईस्ट होगा तो वेस्ट होगा, नॉर्थ होगा तो साउथ होगा, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्शन एंड रिएक्शन होंगे। तो हमको सर ये बात तो समझ आ गई। तो एक डेफिनेशन तो ये है बच्चे कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इज इट क्लियर? दूसरी स्टेटमेंट ये भी हो सकती है कि फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन इक्वल रिएक्शन फोर्स। किसी भी एक्शन, इसको आप फोर्स की टर्म में भी ले सकते हैं कि अगर एक बॉडी की जो फोर्स है जिसको हम एक्शन कह रहे हैं, तो उसके बदले में रिएक्शन फोर्स भी होगी। इज इट क्लियर? मतलब हम किसी बॉडी पे कोई एक्शन करते हैं फोर्स लगा के, तो वो बॉडी भी रिएक्शन करेगा एक अपोजिट फोर्स लगा के, जो मैग्नीट्यूड में तो बराबर होंगी लेकिन डायरेक्शन में क्या होंगी, अपोजिट होंगी। तो सर ये बात तो हमको समझ आ रही है। अभी नहीं, थोड़ा सा और इसको समझते हैं। अगर बच्चे हम ये कहते हैं कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल हैं बच्चे मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट हैं, तो बाद दफ़ा ऐसा होता है कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है और दूसरा मूव नहीं करता। तो ऐसा क्यों होता है बच्चे? फॉर एग्जांपल मैं अपना जो पाँव है इसको ज़मीन पे ज़ोर से मारता हूँ, या मैं अपना हाथ ज़ोर से दीवार पे मारता हूँ। एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मैंने दीवार पे जो हाथ अपना ये इसको बाउंस किया, तो क्या हुआ कि मैंने एक्शन किया तो दीवार ने मुझको क्या दिया, रिएक्शन दिया। मैंने अपना पाँव जब ज़मीन पे मारा तो एक्शन किया, ज़मीन ने मुझको क्या दिया, रिएक्शन दिया। अब देखिए बच्चे, जितना मैंने एक्शन किया ज़मीन ने मुझे उतना ही रिएक्शन दिया। आप सोचें कि मैं अगर ज़मीन अपना रिएक्शन सारे का सारा मुझे देती तो मैं तो ऊपर चला जाता। इसका मतलब है जितना मैंने एक्ट किया उतना ज़मीन ने रिएक्ट किया। जितना मेरे पाँव के नीचे एरिया आया था उस पर जितनी फोर्स लगी थी उसी एरिया ने मुझे क्या किया, वापस उतनी ही फोर्स दी, लेकिन डायरेक्शन में क्या दी, अपोजिट दी। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल बच्चे हम कुछ और एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं इससे हट के। हम मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट ये है और एक अर्थ है। तो बच्चे अब बात को ज़रा समझिए। हम कह रहे हैं कि जितना ये मार्कर एक्शन करेगा किस पे, अर्थ पे, तो अर्थ भी उस पर इतनी ही क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। या अर्थ ने इसके ऊपर एक्शन जितना किया मार्कर उतना रिएक्शन करेगा। तो बच्चे अगर एक्शन और रिएक्शन इक्वल है तो फिर मार्कर नीचे क्यों जा रहा है? सवाल तो ये है, ज़मीन क्यों नहीं ऊपर आ रही? इज इट क्लियर? मतलब एक चीज रेस्ट पे है और एक चीज मोशन में है, और एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक, तो बच्चे ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ बच्चे हमने पढ़ रखा है एफ किसकी इक्वल होता है,
एम ए के इक्वल होता है। तो ये बात याद रखिएगा, जब यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालते हैं तो ए की वैल्यू क्या आती है, एफ डिवाइडेड बाय एम। बच्चे जिस चीज़ का मैस ज़्यादा होता है, ग्रेटर मैस, अगर मैस ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, और अगर मैस कम होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। फोर्स सेम लगाई, इस मार्कर ने जितनी ज़मीन पे फोर्स लगाई, ज़मीन ने भी उतनी ही फोर्स इस मार्कर पे लगाई है, लेकिन मार्कर का मैस कम है, इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया है। ये काफ़ी फोर्स से नीचे जा रहा है। मान लेते हैं इस मार्कर का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 10 है। मैं एक जनरल हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं। ये मार्कर का एक्सेलरेशन इस स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ मार्कर कहां जाएगा, नीचे जाएगा। लेकिन अगर मैं एक्सेलरेशन निकालता हूं अर्थ का, तो जब अर्थ का एक्सेलरेशन मैं निकालूंगा तो आप इसको कैलकुलेट करके चेक तो खैर कर सकते हैं एग्जैक्ट आंसर, लेकिन मैं हाइपोथेटिकली जनरली आपको आंसर दे रहा हूं। शायद अर्थ का आंसर आए 0.0000 समथिंग, मतलब आप इसको क्या ले लो, अप्रोक्सीमेटली क्या ले लोगे, 0 ले लोगे। इज इट क्लियर? 0.001, 0.0, मतलब इतना छोटा वैल्यू होगा, इतना छोटा वैल्यू होगा कि आपको फील ही नहीं आएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि अर्थ का जो एक्सेलरेशन होगा वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, 0 की इक्वल होगा। सो अर्थ नहीं मूव करेगी, कौन मूव करेगा, मार्कर मूव करेगा। क्यों मार्कर मूव किया, क्योंकि इसका मैस कम है, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। हालांकि जितनी मार्कर ने फोर्स लगाई उतनी ही जमीन ने मार्कर पे फोर्स लगाई। तो एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा क्या होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, फोर्स में, लेकिन डायरेक्शन में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो ये पॉइंट अच्छे से आप इसको अपने माइंड में बिठाएंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बच्चे हम एक और पॉइंट भी देखते हैं कि फोर्सेस जो होती हैं लगने वाली, कौन सी फोर्सेस, ये जो हम एक्शन और रिएक्शनल फोर्स की बात कर रहे हैं, ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। इस पॉइंट को आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। इस पॉइंट को आप यहां पे क्या लिखेंगे, फोर्स इन नेचर या फोर्सेस इन नेचर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। मैं इस पॉइंट को यहां पे मेंशन कर देता हूं बच्चे, फोर्सेस इन नेचर ऑलवेज, वो हमेशा क्या करेंगी बच्चे, एग्जिस्ट करेंगी, आपको मिलेंगी। किस फॉर्म में मिलेंगी, ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर, इन पेयर, ठीक है, वो पेयर में, जोड़ों में मिलेगी। कभी भी आपको एक सिंगल फोर्स बच्चे नहीं मिलेगी। ये पॉइंट आप अपने माइंड के अंदर रखिए। मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि आपको जब भी क्या मिलेंगी बच्चे, फोर्सेस मिलेंगी, वो किस में मिलेंगी, पेयर मिलेंगी। कौन सी फोर्सेस, एक्शन और रिएक्शनल फोर्सेस। ये नहीं होगा कि सिर्फ एक्शन होगा और आप कहें सर रिएक्शन नहीं है, या सिर्फ रिएक्शन हो तो एक्शन कैसे, एक्शन के बगैर रिएक्शन हो ही नहीं सकता। तो जब भी आपको फोर्सेस मिलेंगी वो नेचर में क्या मिलेंगी, पेयर की शक्ल में मिलेंगी, ठीक है। और दोनों फोर्सेस की नेचर भी सेम होगी। मैं अगला पॉइंट बच्चे आपसे ये कह रहा हूं कि दोनों फोर्सेस की जो नेचर होगी वो क्या होगी, सेम होगी। मैं यहां पर ये भी लिख देता हूं, नेचर of both forces is same। मतलब कि अगर एक ग्रेविटेशनल फोर्स हुई एक्शन की, तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल फोर्स का ही होगा। अगर एक्शन न्यूक्लियर फोर्स ने की है तो रिएक्शन भी न्यूक्लियर फोर्स का होगा। इज इट क्लियर? अगर एक्शन बचे हम मान लेते हैं किसी और फोर्स का, मतलब टेंशन की वजह से है, तो रिएक्शन भी टेंशन की फोर्स का होगा। इज इट क्लियर? अगर एक्शन नॉर्मल फोर्स ने की है तो रिएक्शन भी नॉर्मल फोर्स का होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक फिक्स सपोर्ट है। इस फिक्स सपोर्ट के ऊपर बच्चे हम ये अज्यूम करते हैं कि क्या पड़ा है, एक बॉल पड़ा है, लाइक दिस इज द बॉल। इज इट क्लियर? अब इस बॉल ने, देखिए इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लग रही है, नॉर्मल फोर्स लग रही है अपवर्ड। क्यों लग रही है? क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट, ये टेबल जो है उसके ऊपर क्या लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। किसके ऊपर बच्चे? इस बॉल के ऊपर। तो उसको हम क्या कह देते हैं, एफ कह देते हैं। तो बच्चे क्या कह रहे हैं, इस बॉल की भी, इस बॉल की जो फोर्स है वो भी क्या लग रही है इस टेबल के ऊपर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसको हम क्या बोल देते हैं, एफ प्राइम बोल देते हैं। सो एफ और एफ प्राइम ये दोनों कौन सी फोर्सेस हैं? अगर ये एक्शन है जो टेबल ने इस
इस फिक्स सपोर्ट ने किसके ऊपर किया है, बॉल के ऊपर किया है। तो बॉल ने भी इस टेबल के ऊपर एक फोर्स लगाई है जिसको हमने एफ प्राइम बोला है, और हम कह रहे हैं कि एफ और एफ प्राइम दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, लेकिन ये इसके साथ साइन क्या आएगा, नेगेटिव। वो अगर अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड। बहुत सारी जगह पे इसको एम जी लिया जाता है। तो बच्चे अगर एम जी लेंगे तो एम जी की नेचर कुछ और है, और ये जो नॉर्मल फोर्स है इसको आप एन बोल सकते हैं, इसको आप एन प्राइम भी बोल सकते हैं। ये नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, जो हमेशा 90 डिग्री पे बनती है। सो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये mg के साथ इसको कंपेयर करेंगे कि f इक्वल है mg की, तो ये बात गलत है, क्योंकि इसकी नेचर और है, उसकी नेचर और है। तो ये बच्चों दोनों नॉर्मल फोर्सेस हैं, ठीक है। सो हम ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, वो जो दोनों फोर्सेस लगेंगी उनकी नेचर क्या होगी, सेम होगी। इज इट क्लियर? और वो किस में एग्जिस्ट करेंगी, पेयर में एग्जिस्ट करेंगी। एक सिंगल आइसोलेटेड फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती। आपके एक ही फोर्स मौजूद हो, नहीं बेटा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? एक और बात भी याद रखिएगा, एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक बॉडी पे नहीं होगी। मैं यहां पे इस पॉइंट को भी मेंशन कर देता हूं, एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी। बच्चे कभी भी एक्शन और रिएक्शन एक बॉडी पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मतलब आप कहें कि एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे हो रहा हो, तो बच्चे पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक बॉडी पे आप एक्शन और रिएक्शन करेंगे तो वो बॉडी जाएगा ही नहीं, ठीक, वो वहाँ पे क्या रुकेगा, वो क्या करेगा, वहाँ पे ही रुका रहेगा। तो एक्शन और रिएक्शन के लिए दो ऑब्जेक्ट्स का होना ज़रूरी है। मतलब मैं ज़मीन पे चल रहा हूँ तो मैं ज़मीन पे क्या कर रहा हूँ, एक्शन कर रहा हूँ। तो ज़मीन क्या करेगी, मुझे रिएक्शन देगी। मैंने ज़मीन पे क्या किया, एक्शन, तो ज़मीन ने मुझको क्या दिया, रिएक्शन। इज इट क्लियर? तो मैं इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल लिख सकता हूं यहाँ पे। अगर इस चीज़ को आप नोट करें, एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी। इज इट क्लियर? ये पॉइंट भी और वो दो पॉइंट्स भी आप क्या करिए, नोट करिए। उससे आगे हम मज़ीद थोड़ा सा चलते हैं और इन पॉइंट्स को भी अपने माइंड में रखिए। क्या सर? नेक्स्ट पॉइंट की हम अगर बात करें तो हम यहां पे ये कह रहे हैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट में कि वॉकिंग ऑन द रोड इज अ गुड एग्जांपल ऑफ वॉकिंग ऑफ अ पर्सन ऑन द रोड इज गुड एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक हो गया सर? कोई और एग्जाम्पल दे दीजिए। बच्चे स्विमिंग इन वाटर, जब हम पानी में स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग से क्या होता है, हम पानी पे एक्शन करते हैं और पानी हमको क्या देता है, रिएक्शन देता है। तो स्विमिंग इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। बच्चे जो स्विमिंग होती है वो भी किसके अकॉर्डिंग है, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। आप ये सकते हैं कि स्विमिंग जो है वो पॉसिबल है किसकी वजह से, ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से। इज इट क्लियर? इसके अलावा बच्चे आप और भी बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकते हैं सर। फॉर एग्जांपल, व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन। तो बच्चे क्या होता है, एक्शन कौन करता है और रिएक्शन कौन करता है। अगर बुलेट आगे जाती है, इफ भी किसके अकॉर्डिंग जाती है, न्यूटन के थर्ड लॉ के, तो गन कहाँ जाती है, रिकॉइल करती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो वो क्या है, रिएक्शन है। अब यहाँ पे सोचिए कि गन थोड़ी सी पीछे गई और बुलेट बहुत आ गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि गन का मैस ज़्यादा है, उसका एक्सेलरेशन कम हो गया है, और बुलेट का मैस कम है, उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। फोर्स दोनों पे सेम लगी, जितनी बुलेट पे फोर्स लगी उतनी ही फोर्स किस पे लगी, गन पे लगी। एक्शन रिएक्शन सेम है लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। इज इट क्लियर? सो व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन, देन बुलेट मूव फॉरवर्ड, ठीक है, एंड गन रिकॉइल्स का मतलब पीछे की तरफ होना, इन बैकवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन
थर्ड लॉ। इज इट क्लियर बच्चे? तो इस बात को भी अपने माइंड में अच्छे से बिठा लीजिए। सर कोई और एग्जांपल भी है? तो बच्चे एग्जांपल्स तो इसकी बहुत सारी हैं। जो बर्ड्स होते हैं क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं। तो बर्ड्स क्या करते हैं? एक्शन करते हैं। तो रिएक्शन में एयर उनको क्या करती है? आगे भेजती है। तो एक्शन एंड रिएक्शन क्या हैं? इक्वल हैं। तो बर्ड्स कहाँ जा रहे होते हैं? आगे जा रहे होते हैं। कभी आप कुर्सी पे बैठे तो आप कुर्सी पे क्या करते हैं? एक्शन करते हैं। तो कुर्सी आपको क्या देती है? रिएक्शन देती है। इज इट क्लियर? इसी तरह आप फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं कि कश्ती में बैठे हैं और कश्ती यूं ही पानी के पास आके रुकती है तो क्या होता है कि आप कश्ती से उतरते हैं, बोट से उतरते हैं, तो बोट पीछे जाती है और आप आगे की तरफ उतर जाते हैं। तो आपने एक्शन किया तो बोट ने क्या किया? रिएक्शन किया। तो दोनों डिफरेंट बॉडीज हैं, एक्शन भी है और रिएक्शन भी है। दो लोग हैं बच्चे, वो एक स्ट्रिंग को पकड़ते हैं, मतलब एक रस्सी ले लेते हैं। तो उन्होंने एक रस्सी ले ली फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, और इस रस्सी को एक बंदे ने यहाँ से पकड़ के इधर खींच रहा है और दूसरा बंदा बच्चे उसको पकड़ के उस रस्सी को उधर खींच रहा है। अब देखें, इस बंदा जो इसको इधर खींच रहा है और दूसरा बंदा उधर खींच रहा है, तो मैं कहता हूं कि इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? एफ ए बी। इज इट क्लियर? मतलब कि एफ ए बी से मुराद ये है कि ये जो पर्सन ये वाला है इसको हम ए बोल देते हैं, इस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? बी। तो ए के ऊपर जो फोर्स लग रही है किसकी वजह से? बी की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्शन। तो एफ ए बी क्या है? एक्शन है। इज इट क्लियर? जो इसने किया किसके ऊपर? उसके ऊपर। अब इसके ऊपर हम कहते हैं इसकी जो फोर्स है वो एफ बी है, मतलब बी के ऊपर कौन जो फोर्स लगा रहा है? वो ए लगा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन, अब क्या ये इधर खींच रहा है वो उधर खींच रहे हैं, दोनों की फोर्सेस बराबर हैं, लेकिन डायरेक्शन में बच्चे देखिए चेंज, इसकी डायरेक्शन इधर है, उसकी डायरेक्शन उधर है। सो क्या हुआ बच्चे कि हम ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एफ ए बी इज इक्वल टू होगा माइनस एफ बी ए के। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्सेस बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट। एफ ए बी क्या है? ए के ऊपर जो फोर्स लगाई है किसने? बी ने। एफ बी ए क्या है? बी के ऊपर जो फोर्स लगाई है किसने? ए ने। तो ये दोनों फोर्सेस बच्चे इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये भी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ है। लेकिन एक और पॉइंट भी अच्छे से अपने माइंड में बिठा लीजिए बच्चे, जब भी न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होगा दो डिफरेंट बॉडीज का होना जरूरी है। आप यहां पे ये लिख लीजिए कि एक्शन एंड रिएक्शन ओनली पॉसिबल व्हेन टू डिफरेंट बॉडीज, जब एक्शन और रिएक्शन उस वक्त होगा जब दो डिफरेंट बॉडीज होंगे। अगर सेम बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन हो रहा होगा तो कभी भी बच्चे क्या होता है? न्यूटन का लॉ पॉसिबल नहीं है। सो बहुत सारी बच्चे इससे रिलेटेड जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो हम बाद में भी क्या कर सकते हैं, उस पर एक एक्स्ट्रा लेक्चर बना सकते हैं। आप बाल अक्सर मारते हैं दीवार के साथ तो बाल आपका वापस आ जाता है। वो बाल क्यों वापस आता है? वो इस वजह से आता है क्योंकि आप एक्शन करते हैं तो दीवार उसको क्या देती है? रिएक्शन देती है। अच्छा, कभी आप रेत पे चलें, डेजर्ट में चलें तो आपके लिए चलना मुश्किल होता है, वहाँ एक्शन और रिएक्शन सही से क्यों नहीं हो रहा होता? क्योंकि जब आप एक्शन करते हैं तो जो रेत के ज़रात होते हैं वो फैल जाते हैं, तो आपका एक्शन सही से उस रेत के ज़रों को मिलता नहीं है, तो रिएक्शन भी फिर आपको सही नहीं मिल पाता। तो इस तरह के बच्चे बहुत सारे डिफरेंट केसेज हैं जिनको हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम इस लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इन केस ऑफ सम प्रॉब्लम बच्चे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। आप ऐसे एग्जाम्पल देखें, आप फॉर एग्जाम्पल कि अगर सर एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी के ऊपर होता है तो वो कौन सा बॉडी है जहाँ पे एक्शन भी हो रहा हो रिएक्शन भी हो रहा हो और बॉडी क्या हो? रुका हुआ हो। बॉडी तो मूव नहीं करेगा क्योंकि एक्शन और रिएक्शन के लिए डिफरेंट बॉडीज़ का होना ज़रूरी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अपने माइंड में लाएं और इनकी आंसरिंग करें, और इससे रिलेटेड बच्चे जो और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं ज़रा बुक से बाहर आकर उनको देखने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।